हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग रेलिवेंट क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की ही बातें करते हैं। उसी के साथ ही आज हमारी 5th क्लास जानी है एंशिएंट हिस्ट्री की, और आज की ही क्लास में मैं थोड़ा टाइम लगा करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारे प्राचीन भारत से रिलेटेड उसको मैं ख़त्म करवा दूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और याद होगा, लास्ट क्लास में मुझे जहाँ तक याद है मैंने स्टैब्लिशमेंट ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी करवा दिया था। और किसके द्वारा करवाया था याद होगा, तो वो दांती दुर्ग के द्वारा करवाया गया था। और उसी के बाद ही उनका जो कैप्टन हुआ करता था उन्होंने एलोरा शिफ्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसी के साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर में अगर मैं आर्किटेक्चर वगैरह में बातें करूं तो इनके द्वारा वेसारा स्टाइल उभर करके आया था दोस्तों। ये जितने भी स्टाइल हैं, वेसारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, ये सब मेरी आर्ट एंड कल्चर क्लास में देखिएगा किस हिसाब से। वहाँ पर भी मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि जब सूरज हो सा तब डरने की नहीं है कोई बात। उसी के साथ ही मैंने इनके मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, जिसमें MAHA महा राष्ट्रकाज आया था जिसको प्रोविंसेस का नाम दिया था। उसी के साथ ही राष्ट्रकाज आया था जिसको मंडला कहते हैं, विशाया डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और भोगा जिसको अ ग्रुप ऑफ 10 विलेज आता है। तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद में मैंने अपनी लास्ट क्लास है उसको ख़त्म किया था। अब हम पढ़ेंगे पल्लवाज ऑफ कांची। ज़रा याद रखिएगा, पल्लवाज ऑफ कांची को अब हम पढ़ेंगे। और कुछ इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं कि बेसिकली इन डायनेस्टीज़ को कहते हैं कि दे वर द फाउंडर ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। क्लियर है दोस्तों? अगर क्वेश्चन आया कि इनमें से द्रविड़ आर्किटेक्चर की शुरुआत किसने करवाई थी, तो पल्लवा हुआ करते थे, कांची से संपर्क रखते थे और इन्होंने चीज़ों की शुरुआत करवाई थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ें तो यहाँ के जो फाउंडर हुआ करते थे इस डायनेस्टी के, उनका नाम सिम्हा विष्णु हुआ करता था। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग वैष्णव की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फेमस करते होंगे, तो इसी वजह से इनको वैष्णवाइट भी कहते हैं दोस्तों। इसमें ही एक राजा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उभर करके आता है जिनको हम लोग महेंद्र वर्मन वन के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी एक संस्कृत ड्रामा लिखी थी दोस्तों, और वो जो ड्रामा लिखी थी वो उनके द्वारा लिखी गई थी, माता विलासा, माता विलासा परमहंसम। क्लियर है? माता विलासा परमहंसम, ये इनके द्वारा लिखी गई थी चीज़ें। बाद में ही वॉज किल्ड बाय द पुलकेशन II, और चीज़ों को फिर आगे पुलकेशन II के द्वारा ही आगे बढ़ाई गई थी। इसी के साथ ही साथ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे चैत्यकारी एक नाम है, चैत्यकारी, ऐसा लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट का ही नाम है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो टेम्पल की बिल्डिंग करता था, द बिल्डर ऑफ द टेम्पल, उसको हम लोग कहते हैं चैत्यकारी। इसी के साथ ही साथ और भी नाम आते हैं कुछ इस तरह से, वो आप लोगों को सभी मैं नोट्स में दे दूंगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। अगले जो राजा यहाँ के उभर करके आते हैं उनको नरसिम, उनका जो नाम है वो नरसिम वर्मन वन है। क्लियर है दोस्तों? नरसिम वर्मन वन के नाम से हम जानते हैं। इनको हम लोग ममला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, MAMMALA, ममला के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसी के साथ ही इनको जो टाइटल दिया गया था वो वतापी कोंडा का टाइटल इनको दिया गया था। याद रखते जाइएगा, हु अमंग नोन एज द वतापी कोंडा इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री। तो नरसिम वर्मन फर्स्ट वॉज नोन एज द वतापी कोंडा। क्लियर है दोस्तों? इन्होंने क्या किया था, पुलकेशन II को बाद में मार दिया था। वो पुलकेशन II जो बड़े बड़े राजा को, बड़े बड़े शासकों को मारता जा रहा था, इन्होंने क्या किया, आते के साथ ही इन्हें मार दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम है, इसकी जो शुरुआत है, ये जो सिटी का फॉर्मेशन है, ये इनके द्वारा ही हुआ था। और इनके ही नाम के साथ में उसी सिटी को हम लोग ममलापुरम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने नरसिम वर्मन II आते हैं। इनको टाइटल राजा सिम्हा का दिया गया था।
इनको टाइटल राजा सिम्हा का दिया गया था। जो शोर टेम्पल है इसका जो निर्माण है वो इन्होंने ही करवाया था। इसी के साथ ही साथ देखा क्या जाए कि इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। क्लियर है दोस्तों। अब जितने पावरफुल किंग हुआ करते थे वो लिमिटेड ही हुआ करते थे, क्योंकि हमारा एक सिंप्लीफाइड का भी फॉर्मूला है, उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ दोस्तों। लिटरेचर की बातें करते हैं। लिटरेचर के बारे में अगर मैं बातें करूँ दोस्तों आप लोगों के सामने, तो कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रंथा स्क्रिप्ट। एक हमारे सामने ग्रंथ की लिपि आती है, उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इसके साथ ही जो यहाँ के टाइम में भारवी हुआ करते थे उन्होंने किरातर, एक किताब है किरातर जुनियम एक किताब है, इसको लिखा था। स्पेलिंग की बातें करूँ तो KIRATARJUNEEYAN जुनियन, इनके द्वारा किताबें लिखाई गई थी। इन्हीं के टाइम में डांडी एक और हुआ करते थे जिसने दशा कुमारा चरिता लिखा था। क्लियर है दोस्तों। तो टेम्पल्स की बातें तब से हो रही हैं। अब ज़रा टेम्पल्स को लिमिटेड करते हैं। तो टेम्पल्स हमारे सामने जो द्रविडियन आर्किटेक्चर में टेम्पल बना हुआ है जो टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है उस पर बातें करते हैं। तो पहले हमारे सामने टेम्पल आते हैं 7 रथों का टेम्पल, 7 रथा टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, महाबलीपुरम में है दोस्तों। शोर टेम्पल कहाँ पर है, महाबलीपुरम में है दोस्तों। वैकुंठ VAIKUNTHE वैकुंठा पेरुमल टेम्पल कहाँ पर है, ये भी दोस्तों महाबलीपुरम में ही है। इसी के साथ ही साथ कैलाशनाथ एक टेम्पल है दोस्तों, ये हमारा कांचीपुरम में है। ये जो कैलाश है ये कैलाश पर्वत पर नहीं है, ये कैलाशनाथ टेम्पल है हमारा कांचीपुरम में है दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ 2 टेम्पल और है हमारे पास में जो कि कांची में है, उसको हम लोग कहते हैं राजा सिम्हेश्वर टेम्पल। और वो कहाँ पर है दोस्तों, वो भी हमारा कांची में है, यानी कांची मतलब कांचीपुरम दोस्तों। तो जहाँ तक लोग मानते हैं और लोग ये कहते भी हैं कि ये जो हमारा कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि कांचीपुरम में है और राजा सिम्हेश्वर टेम्पल है वो एक ही है, लेकिन दोस्तों विजिट करिएगा तो ये टेम्पल एक ही प्रेमिसेस में है, लेकिन अलग अलग टेम्पल मतलब अलग अलग इनकी जो बिल्डिंग है वो हुआ करती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर चीज़ें अब देखिए होता क्या है, जितनी भी बड़ी डायनेस्टीज़ थी वो तो चली गई। हमारे गुप्ता काल के जाने के बाद में छोटे छोटे राजा रजवाड़े उभर करके आए। यहाँ पर हुआ क्या, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पुष्यभूति के जाने के बाद में जो नॉर्थ इंडिया है वो हमारा पॉलिटिकली वॉइड हो गया। वॉइड मतलब क्या, एम्प्टी हो गया। हमारे पास चीज़ें नहीं रही, क्योंकि कोई भी बड़ा शासक या फिर कोई भी बड़ा एक एम्पायर जब ख़त्म होता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है उसको फिर से रिकवर करने में। तो यहाँ पर क्या देखा गया, 3 डायनेस्टीज़ उभर करके आई थी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आती है, दूसरे नंबर पर पाल डायनेस्टी आती है, तीसरे नंबर में हमारे सामने प्रतिहार्स आती है, जो कि आप लोग जानते होंगे गुर्जर प्रतिहार भी होते हैं। तो ये 3 हैं। अब ज़रा इन तीनों के बारे में थोड़ा डीप से देखते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि अभी हमें बस प्रीलिम क्लियर करते जाना है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में अगर देखूं तो डेक्कन रीजन इनका एक इलाका हुआ करता था। इट वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग के द्वारा ये फाउंड हुआ करता था। इसके एक जो राजा हैं जिनका कृष्णावन नाम है, उन्होंने क्या किया था, जो कैलाशनाथ टेम्पल है दोस्तों इलोरा में, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही नाम बताया था, वो इनके द्वारा बनवाया गया था। इसके ही दौरान में याद होगा वो दिन जब मैंने अमोघ वर्षा का नाम आप लोगों को लिखवाया था, जो कि पहली पोइट्री हुआ करती है कन्नड़ लैंग्वेज में, वो कविराज मार्ग के द्वारा लिखवाया गया था। क्लियर है दोस्तों। इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो मान्याखेत हुआ करता था। आफ्टर डैट जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज ही हुआ करता था, सेम एज गुप्ताज। इनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होती हैं दोस्तों, वो राष्ट्र को प्रोविंसेस कहते हैं,
इसके जो राष्ट्रपति हैं वो गवर्नर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा राष्ट्रकूटता के बारे में दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो जब मेंस का टाइम आएगा तब, अभी ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है। पाल डायनेस्टी पर अगर मैं बातें करूं, पाल डायनेस्टी पर, तो इट वाज फाउंडेड बाय गोपाला। पाल से पाला बना, मतलब पाला से गोपाला बना। फाउंडेड इन 750 AD, 750 AD। अब आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने एंशंट का जो टाइम फ्रेम आप लोगों को करवाया था, लास्ट हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड था। इसके बाद में एक पॉलिटिकली वैक्यूम होने के बाद में हमारा जो मेडिवल है उसकी शुरुआत हो जाती है, अर्ली मेडिवल में। तो ये जितने भी 3 लोग उभर करके आएंगे, देख पाएंगे कि ये लोग तीनों आपस में ही लड़ाई करते रहते थे और नॉर्थ इंडिया पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करते रहते थे। तो ये हमारा एंशिएंट से हल्का अर्ली मेडिवल पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब चीज़ें देखिए कुछ इस तरह से हमारे सामने आती है कि गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। और होता क्या था कि इन्होंने ईस्ट इंडिया को पूरा डोमिनेट कर दिया था। डोमिनेट कहने का क्या मतलब है, अपने वश में कर लिया था। ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी को मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत कर दी थी दोस्तों। मिनिएचर पेंटिंग की इन्होंने शुरुआत करी थी। इसी के साथ ही आफ्टर डेट इट वॉज सक्सीडेड बाय धर्मपाला। धर्मपाला हमारे पास उभर करके आते हैं। धर्मपाला ने क्या किया, आते के साथ ही नालंदा को रिवाइव किया। याद रखिएगा, जो कि नालंदा कहते हैं कि फॉर्म करवाया गया था, मतलब बनवाया गया था कुमार गुप्ता वन के द्वारा, उसको इन्होंने फिर से रिवाइव किया था। इसके बाद आते के साथ ही इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी बना दिया था ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन मगध ओनली। क्लियर है, और ये नालंदा के ही पास में होता है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बना। उसी के साथ ही साथ हुआ क्या, पाल लोगों ने, मैं इन्हें पालू लोगों कह रहा हूँ, पाल लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे ट्रेड हुआ करते थे साउथ ईस्ट एशिया से, उसको ख़त्म कर दिया था। इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करूँ दोस्तों, इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करूँ तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। हम लोग भुक्तीज कहते हैं, जो कि प्रोविंसेस होते हैं। उपारिका कहते हैं, जो कि यहाँ के गवर्नर होते हैं। उसी के साथ ही विशायाज होते हैं, ये डिवीज़न होते हैं। मंडला होते हैं, ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी डायनेस्टी अब हमारे पास जो उभर करके आती हैं वो प्रतिहार्स होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, प्रतिहार्स होते हैं। प्रतिहार्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जो हमारा अवंती का और जो जलोढ़ का रीजन होता है, वहाँ से ये लोग निकल करके आते हैं। और ये वेस्टर्न इंडिया के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। ये लोग लक्ष्मण जी के पुजारी होते हैं, मतलब लक्ष्मण जो राम लक्ष्मण जो भाई भाई हैं, तो राम जी को नहीं, ये लोग लक्ष्मण जी को पूजते थे। इसी के साथ ही साथ बेसिकली प्रतिहार का जो मतलब है, इसके नाम पर अगर आप लोग देखिएगा तो ये डोर कीपर इनको कहते हैं, मतलब जो वॉचमैन होते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ो, यहाँ के जो पावरफुल किंग हुआ करते थे वो मिहिर भोज हुआ करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, जिनको हम लोग आदि वाराह के भी नाम से जानते हैं। तो मिहिर भोज हुआ करते थे। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो विशाया मतलब डिस्ट्रिक्ट होता था, विशायापति मतलब गवर्नर हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में कुछ इस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं। अब 3 डायनेस्टी होती है। अब एक छोटी सी जो दिक्कत है, वो दिक्कत एक्चुअली है नहीं, वो गंगा डायनेस्टी है। गंगा डायनेस्टी बेसिकली कहते हैं कि गंगा का जो टाइम फ्रेम है, और बेसिकली जब हम मेंस में आएंगे तब इन चीज़ों का जो एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि अभी हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है दोस्तों। तो गंगा डायनेस्टी बेसिकली उड़ीसा वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर ये रूल किया करता था। इसी के साथ ही साथ नरसिम्हा देव हुआ करते थे, जिन्होंने सन टेम्पल को बनवाया था, जो कि कहाँ पर, कोणार्क में हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ अनंत वर्मन हुआ करते थे, जिन्होंने जगन्नाथपुरी टेम्पल का निर्माण करवाया था।
केसरी हुआ करते थे जिन्होंने लिंगराज टेम्पल बनवाया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ये तीनों टेम्पल हैं। आर्किटेक्चर वाले क्लास में मतलब आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में ये सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आइडिया रखते जाइए कि नरसिम्ह देव हुआ करते थे जिन्होंने सन टेम्पल कोणार्क में जो है उसका निर्माण करवाया था। अनंत वर्मन हुआ करते थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी टेम्पल का निर्माण करवाया था। केसरी हुआ करते थे जिन्होंने लिंगराज टेम्पल, जो कि कहाँ पर? भुवनेश्वर है, उसकी शुरुआत इन्होंने यहाँ से करवाई थी। राजा कौन आए थे, कब गए थे, डेट और टाइम वगैरह ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से ही कहता हूँ कि डेट और टाइम से जितना ज़्यादा भाग सकते हैं भागिए, क्योंकि उसका कभी सिग्निफिकेंस हमारे इतिहास में आया ही नहीं है। अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है कन्नौज। दोस्तों होता क्या है कि कन्नौज पर आक्रमण करना, मतलब आक्रमण नहीं, कन्नौज पर रूल जमाना हर किसी का एक सपना हुआ करता था। इसी सपने के साथ में एक त्रिपार्टी स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। उसी को हम लोगों ने कन्नौज त्रिपार्टी स्ट्रगल, जो कि कब 8th सेंचुरी के अराउंड में शुरू की जाती है दोस्तों। ये होता क्या है, ये त्रिपार्टी है तो 3 लोग बैठे थे। एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हुआ करती थी, एक हमारे सामने पाल डायनेस्टी हुआ करती थी, एक हमारे सामने प्रतिहार डायनेस्टी हुआ करती थी। राष्ट्रकूटा के बारे में अगर बातें करूं तो डेक्कन इनका इलाका हुआ करता था, पाल डायनेस्टी ईस्ट में इनका इलाका हुआ करता, प्रतिहार ये लोग वेस्ट में हुआ करते थे। थोड़ा मैपिंग में करते हैं, मैपिंग में करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, और मज़ा ही दिलाना मेरे इतिहास के क्लास में काम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हमारा कुछ इस तरह से इंडिया है। हाँ, अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का इलाका कुछ इस प्रकार हुआ करता था। ये हमारे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आ गया। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पाल डायनेस्टी का इलाका हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ ही साथ ये मैपिंग वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेपर में सीधा आते हैं दोस्तों। और ये हमारा कौन बच गया? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का इलाका ये आया करता था। ये तीनों लोग चाहते थे कि जो एक कन्नौज का इलाका है वो इन तीनों में से किसी के एक के पास ही आए, क्योंकि कन्नौज में बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज हो गया और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे मात्रा में हमें मिला करती है। होता क्या है कि कन्नौज ही क्यों दोस्तों, क्यों नहीं मगध का इम्पोर्टेंस है, क्यों नहीं किसी और का इम्पोर्टेंस है? क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा माइंड मैप के फॉर्म में बनाता हूँ। कन्नौज का जो जिक्र है दोस्तों, पहली बात ये कि लोग एज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज मानते थे कि जिसने भी कन्नौज पे रूल किया वो काफ़ी एक सुप्रीम पावर के तौर पे उभर करके आएगा। उसी के साथ ही साथ गंगेटिक वैली है तो वहाँ पे रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी। इसी के साथ कन्नौज को रूल करते के साथ ही हम गुजरात हो गया, मालवा हो गया और जितने भी इम्पोर्टेंट कोस्ट हैं इन पर हम कब्ज़ा जमा सकते हैं। और जहाँ कोस्ट हमारे नज़र में आ गया वहाँ ये मान करके चलिए कि आप लोगों का इकोनॉमिक सबसे अच्छा माना जाता है। इसी के साथ ही साथ ह्यूज आर्मी बनाने के लिए बहुत बड़ा इलाका हुआ करता है हमारे पास में, और जो भी हम डिमांड है हमारे लोगों की हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो ये मेजर रीज़न हमारे सामने उभर करके आई थी दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अब मैं आगे बढ़ूँ तो कुछ फेज़ हमारे चोला फेज़ के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि चोला का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो अर्ली चोला आया करते थे, बेसिकली चोला को भी हम लोग 4 फेज़ में बांटते हैं। और 4 फेज़ कैसे कैसे होते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं सिंपली चोलास के बारे में बातें करूं तो अब हमारी जो डायनेस्टी है वो चोला आती है और चोला में 4 फेज़ पर बातें करते हैं, एक एक करके सबको हम ख़त्म करते जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हुआ क्या, अर्ली चोला सबसे पहले आते हैं। अर्ली चोला जिसे कहते हैं 300 BC से लेकर के 200 AD तक का टाइम फ्रेम इनका होता है। यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसी के बाद ही संगम चोला आते हैं जो कि 200 से लेकर के 800 AD तक रह जाते हैं। इनमें होता क्या है कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इनकी जो लड़ाई है वो पंड्या से पलवा से चलती रहती है। तीसरी जो मेडिवल चोला हो गया, जिसको इम्पीरियल चोला बोलते हैं, जिसको मेन लाइन चोला बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो तीसरे के बारे में हम बातें कर रहे थे। देखिए ये जितने भी फेज़ हैं सभी अलग अलग लोगों के द्वारा फाउंड किया गया है, कोई एक फाउंड नहीं होता था। तो इम्पीरियल और या फिर मेडिवल चोला के बारे में अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे विजाल्य हुआ करते थे।
इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, इन्होंने तंजौर को कैपिटल बना दिया। और तंजौर कहाँ है, कावेरी रिवर के किनारे है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर कावेरी। इसी में आदित्य वन हुआ करते थे, जो कि सेकंड चोला हुआ करते थे। उन्होंने पल्लवा को डिफीट कर दिया और वेस्टर्न गंगा का जितना किंगडम है वो अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया। फिर इन्हीं के जो बेटे हुआ करते थे, जिनको हम लोग परंटका कहते थे, PARANTAKA, परंटका कहते थे, इन्होंने पंड्या को हरा दिया दोस्तों। पंड्या को हराने के बाद में हुआ क्या, इनको एक जो टाइटल है मदुरई कोंडा के नाम से जानने लग गए लोग। तो ये परंटका को हम लोग जानते हैं मदुरई कोंडा के नाम से। इसी के साथ ही राजा राजाराम चोला आते हैं। इन्होंने हुआ क्या दोस्तों, पांड्या को हराया, चेरा को हराया और अपनी जो एम्पायर है वो श्रीलंका तक, मालदीव्स तक, लक्षद्वीप तक इन्होंने फैलाया दोस्तों। राजा चोला के बारे में क्या कहा जाता है, इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल को भी बनवाया, राजा राजेश्वरम टेम्पल को भी बनवाया, तंजौर को कैपिटल भी इन्होंने फिर से एक बार और रिवाइव करके आगे बढ़ाया। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ो तो उनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मुमुंडी चोला के नाम से जानते हैं, MUMMUDICHOLA, मुमुंडी चोला के नाम से हम उनको जानते हैं। अब यहाँ पे राजेंद्र फर्स्ट आते हैं। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वार्ड के जितने भी टेरिटरी हैं उनको कब्जा किया। और उसी के बाद ही श्री विजया किंगडम, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि बाली का हो गया, सुमात्रा का हो गया, जावा का हो गया, मलय का हो गया, उस पर भी जा कर के इन्होंने अपना जो परचम है वो लहराया था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, गंगई कोंडा में अपना टाइटल बनाया, गंगई कोंडा चोलापुरम इसका पूरा नाम है। तो जिस वजह से इनको गंगई कोंडा के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने गंगा किंगडम को उखाड़ के फेंक दिया था, जिस वजह से गंगई कोंडा हम इनको बुलाते हैं। चौथे नंबर पर अगर मैं बातें करूँ तो हमारे सामने लेटर चोला उभर करके आते हैं। लेटर चोला में हुआ क्या, यहाँ पर चालुक्याज और चोला मिल गए, क्योंकि अब इन लोगों को भी लगा कि यार अकेले लड़ेंगे तो वैसे ही हम कमज़ोर हैं और हमारे पास जितने पावरफुल किंग थे वो मर चुके हैं, तो अब हम लोगों को मिलना चाहिए। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, इनकी जो लड़ाई थी वो पंड्यन एम्पायर के साथ चलती रहती थी 1280 के आसपास अगर मैं बातें करूँ तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ ही साथ मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर मैं बातें करूँ तो कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आती हैं। डिसेंट्रलाइज होता था दोस्तों, गुप्ता फ्रेम के बाद में हमारे पास जितने भी डायनेस्टीज आए थे वो डिसेंट्रलाइज ही हुए थे दोस्तों। अब याद रखिए, इनका मंडलम होता है जो कि प्रोविंसेस को कहते हैं, वाला नाडु होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, नडु होता है जो कि ब्लॉक होता है, नडु मतलब तमिलनाडु, वो वाला नाडु दोस्तों, NADU, वो ब्लॉक होता है। उस अब जैसे तमिलनाडु है, अब आप लोग समझ सकते हैं तमिलनाडु का मतलब क्या है, नडु का मतलब ब्लॉक होता है, और वो जो ब्लॉक जो तमिल लोगों का है उसको हम लोग तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। कोटम, KOTTAM, विलेज को बोलते हैं। उर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिन, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम उर के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। विलेजेस के बारे में अगर मैं बातें करूं तो दो टाइप की असेंबली हुआ करती थी। एक उड़ असेंबली हुआ करती थी जो कि जनरल असेंबली हुआ करती थी। एक महासभा हुआ करते थे जिसमें कि बड़े बड़े जो लोग हैं, अडल्ट मैन हैं, एल्डर्स हैं, वो लोग आ करके यहाँ पर बैठा करते थे। टेम्पल टैक्स उभर करके आया है, जो कि आज आप देख सकते होंगे दान पेटी वगैरह होता है। तो टेम्पल टैक्स का भी जो नाम है उस टाइम में देवा दंड के नाम से हम जानते थे, DEVADAN, देवा दान के नाम से, देवा दंड नहीं है, ये D नहीं है, देवा दान के नाम से हम लोग जानते थे। इसी के साथ ही जो यहाँ का विलेज हुआ करता था वो इंटरकास्ट विलेज हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। इनमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो कभी भी मेरा जब लाइव सेशन होगा आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैंने फॉरेन लिटरेचर्स आप लोगों को करवा दिया था सारी चीज़ें एंशेंट की, क्योंकि अब हमारा 1280 तक का टाइम फ्रेम एंशेंट में चीज़ें मैंने करवाई लेटर चोला तक में आकर के। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, अब मेडिवल की क्लास देखिएगा, रिकॉर्डिंग वगैरह है उसको आराम से सुनते जाइएगा और जल्दी से जल्दी पेपर क्लियर करते जाइएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हुआ था क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूँ। जो एक आइडिया है कॉन्सेप्ट का वैदिक लिटरेचर से कभी कभी आता है, और मैंने बीच में ये समझाना करवाना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि
उस टाइम में आप लोगों को समझ में चीज़ें ना आती, लेकिन अब आ जाएगी, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। वैदिक काल की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे ब्रह्म सूत्र आता है। ब्रह्म सूत्र कहने का क्या मतलब है दोस्तों? ब्रह्म सूत्र, अभी याद रखिए जितने भी अब राजा थे, रजवाड़े थे, वगैरह वगैरह थे, वो अभी खत्म हो चुका है, हमारा एंशियंट का टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा 10-15 मिनट का और है, मैं आप लोगों को वैदिक लिटरेचर करवा करके हमारा पूरा एंशियंट का टाइम खत्म करवाऊंगा, और फिर उसके बाद आप लोग मेडिवल की ही भी जो क्लास है वो देखिएगा। तो वैदिक एज की अगर मैं बातें करूं तो हमारा ब्रह्म सूत्र उभर करके आता है। ब्रह्म सूत्र किसके द्वारा आता है दोस्तों? ये हमारा बदयाना BADRA भद्रयाना के द्वारा शुरुआत करवाया जाता है। इसी में होता क्या है कि जो उपनिषद होते हैं, भगवत गीता होते हैं, ब्रह्म सूत्र होते हैं, न्याय प्रशंसा जिसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं। इतना डीप नहीं जाना है, कभी पूछेगा भी नहीं। तो वैदिक काल में होता क्या है, वेदा के बारे में जिक्र करवाते हैं। ऋग्वेद उभर करके आता है, जो कि लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट के नाम से हम जानते हैं। 128 सूत्र वहाँ लिखा हुआ है, 10 किताबें हैं, मतलब अ कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स, ये सारी चीज़ें हैं। अरण्यकास के बारे में यहाँ पर चीज़ें दर्शाई गई हैं। इसी के साथ ही यजुर्वेद हमारे सामने है, जिसमें वैदिक रिचुअल्स हैं। संस्कृत में ये जो किताब है वो लिखी गई है। यज्ञ यानी कि जो यज्ञ वगैरह होता है वो सारी चीज़ें हैं। 2 पार्ट में किताब दे रखी है, एक शुक्ल होता है जो कि वाइट है, और एक कृष्ण होता है जो ब्लैक है। इसमें ही जो शतपथ ब्राह्मण है, इसी किताब से, यजुर्वेद से ही वो रिलेशन रखते हैं दोस्तों। सामवेद के बारे में अगर मैं बातें करूं तो स्मॉलेस्ट होता है, जिसमें म्यूज़िक और मेलोडीज़ के बारे में बातें की जाती हैं। अथर्ववेद के बारे में अगर मैं बातें करूं तो जो आयुर्वेद का जो जिक्र है वो यहीं से ही हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग मुंडका उपनिषद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही श्रुति लिटरेचर क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो रिटन डाउन हो सके, जो हम लोग रिटन डाउन मतलब लिख करके पढ़ सके, वो सारी चीज़ों को हम श्रुति लिटरेचर कहते हैं। 4 पार्ट ये भी बटा होता है, जिसमें पहला संहिता आता है। संहिता आता है जो कि पहला पार्ट ऑफ वेदा, फर्स्ट पार्ट ऑफ वेदा, या फिर कलेक्शन ऑफ मंत्र को हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें ब्रह्मनाज आता है। ब्रह्मनाज के बारे में क्या होता है, इसको ही एक्सप्लेन करके हम लोगों ने यहाँ पर बताया। तीसरा यहाँ पे अरण्यकास आता है। अरण्यकास थर्ड पार्ट आता है, जो कि हम जंगलों में फॉरेस्ट ड्वेलर में हम जा करके चीज़ों को देखते हैं, मतलब जंगल की चीज़ें दर्शाई जाती हैं। फोर्थ में हमारे सामने उपनिषद आता है, जो कि एंड पार्ट ऑफ वेदास, मतलब वेद के लास्ट का जो पार्ट है उसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं दोस्तों। एक बार फिर से करवा देता हूँ। संहिता आता है जो कि पहला पार्ट ऑफ वेद, दूसरी चीज़ ब्रह्मनाज आता है, तीसरा अरण्यकास आता है, चौथा उपनिषद आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट हमारे सामने वेदास का यहाँ पर आते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा। उसी के साथ ही स्मृति लिटरेचर आता है दोस्तों। स्मृति लिटरेचर होता क्या है कि जो हम सिर्फ रिमेंबर रख सके, जो हम लिख ना सके, जो सिर्फ हम याद रख सके, जिसमें हमारे वेदांगनाज आते हैं। वेदांगनाज बेसिकली जिसमें कल्प सूत्रा हो गया, जिसमें शिक्षा हो गया, जिसमें आप कह सकते हैं ज्योतिष विद्या हो गया, उसी के साथ ही निरुक्ता हो गया। ये सारी चीज़ें हमारा वेदांगनाज में आते हैं। एपिक्स भी इसी में आते हैं दोस्तों, चाहे महाभारत हो गया, रामायण हो गया। इसी के साथ ही साथ धर्म सूत्रा हो गया, धर्म शास्त्रा हो गया, जिसको स्मृति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। भाष्य हो गया, या फिर जो कि कहते हैं भाष्य, मतलब कि जो श्रुति टेक्स्ट या फिर नॉन श्रुति टेक्स्ट को बताता है। पुराण वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इसी में दर्शाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हमारा जो एंशिएंट का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, और एंशिएंट के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आराम से पढ़ते जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा मेरे से पूछते जाइएगा। तैयारी में किसी चीज़ की भी दिक्कत, कमी महसूस मत करिएगा। जहाँ कोई डाउट होगा मेरे से तुरंत मिलिएगा, या फिर मेरे से मैं कभी भी डाउट क्लास लूँगा तो आप लोगों से हमेशा मिलते जाऊँगा दोस्तों। इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि एंशिएंट ख़त्म कर लिया, मेडिवल ख़त्म करिए, मॉडर्न ख़त्म करिए, फिर जा कर के आर्ट एंड कल्चर की क्लास को ख़त्म करिए, और फिर आप लोग क्या करिए,
जो भी सारी चीज़ें हैं, हमारा जो मैपिंग की क्लास है उसको ख़त्म करते जाइए। तो प्रीलिम्स के लिए दोस्तों इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए नहीं कुछ भी है। और मुझे लगता है ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये मोर देन इनफ है। मेरे लेक्चर्स हो गए, कितने सिंप्लीफाइड वे में चलते आ रहे हैं, मेरे नोट्स हो गए दोस्तों, यही दोनों काफ़ी अच्छा खेल कर जाएंगे। इसी के साथ लास्ट टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रखने वाला हूँ, या फिर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के भी फॉर्म में आप लोगों के सामने मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही क्लास में या फिर कभी और, क्योंकि हमारा एशियन का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया है और आप लोगों के साथ काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। तो चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं नए कोर्स में, नए बैच में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।